नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 11 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस अंक में हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य में तकनीकी परिवर्तन के कारण जो असमानताएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। भारत में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की जरूरत को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर वैक्सीन बनाने को लेकर के और खास करके उसमें आईपीआर छूट को लेकर के बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में, उसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे देश में चल रहे टीकाकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच रहे हैं, उसके प्रभाव को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा समुद्र सेतु 2 जो योजना चल रही है भारत सरकार की, उसको लेकर के एक न्यूज़ आया है, उसकी चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितना अन्न बांटा गया उसको लेकर के भी एक न्यूज़ आया है, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे अंतिम में आज के मुख्य समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को भी हम देखेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस अंक को। यहाँ पर आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी यानी कि असमानता की बातें की जा रही है, लेकिन ये असमानता डिजिटल वर्ल्ड को लेकर के है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में 2 बार लॉकडाउन लगाना पड़ा है। पिछले साल एक बहुत ही लंबा लॉकडाउन लगाना पड़ा था जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य और बाकी सारी चीज़ों में भी हमने देखा कि सारे के सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। और यहाँ पर ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि क्या हमारे देश में सभी के पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट कनेक्शन, क्या वो सुविधाएं हैं जिसके कारण बच्चों तक शिक्षा और बाकी सारी जो सर्विसेज है उनको पहुंचाया जा सके। इसी को लेकर के यहाँ पर बातें की गई हैं। यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड में जो एक असमानता है और उसके कारण कुछ लोग जिन्हें सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं उस मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इस एडिटोरियल के शुरुआत में ही एक बुक की चर्चा हुई है। यहाँ पर वर्जीनिया यूबेक के द्वारा लिखा गया एक बुक जिसका नाम है ऑटोमेटिंग इनइक्वालिटी, उसकी चर्चा है जहाँ पर यह बताया गया है किस तरीके से इस असमानता के कारण बहुत सारे लोगों को शिक्षा और बहुत सारी सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि सारे लोगों का इनकम जो है वो सेम नहीं है और कोविड-19 की वजह से भारत में खास करके जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो लोगों के इनकम में अंतर है, वो और बढ़ गया है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो अमीर व्यक्ति है वो और अमीर होता चला जा रहा है, लेकिन जिसके पास काम धंधा नहीं है या फिर जिसका काम इस कोरोना वायरस की वजह से छूट गया, लॉकडाउन की वजह से खत्म हो गया, वे गरीब होते जा रहे हैं और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 12 महीने में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है और उनके इनकम में कमी आई है और इसके कारण जो हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर स्विचिंग इन लर्न नाम के इस कॉलम में एडिटोरियल के लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से लॉकडाउन में हमने शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग किया, लेकिन हम ये भूल गए कि ये जो ऑनलाइन सुविधा है वो सभी लोगों तक बराबर नहीं पहुंच सकती और इसे सही ठहराने के लिए उन्होंने बहुत सारे डेटा दिए हैं जिसको समझना हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर कहा गया है कि 2017 के नेशनल सैंपल सर्वे का जो आंकड़ा है वो बताता है कि केवल 6% ग्रामीण परिवारों और 25% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर है। यहाँ पर इस बातों को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब तक हम इन डेटा को नहीं जानेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से हमारे समाज में जो असमानता है
वो छाई हुई है, जिसके कारण अगर हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में जिन्हें ये शिक्षा नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2017 के नेशनल सेम्बल सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ 6% ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर है और शहरों में सिर्फ 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कंप्यूटर है। तो आप देख सकते हैं कि जब कंप्यूटर ही नहीं है लोगों के पास तो वो कैसे ऑनलाइन शिक्षा ले पाएंगे। हालांकि ये डाटा 2017 का है, 2021 आते आते इसमें कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इंटरनेट सुविधा की बात करें तो कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17% और शहरी क्षेत्रों में 42% लोगों के पास इंटरनेट सुविधा है। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरनेट सुविधा और अनलिमिटेड डेटा दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको अगर ऑनलाइन पढ़ाई करना है तो आपके पास ज़्यादा डेटा होना चाहिए और इसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि पिछले 12-13 महीनों से लोगों की जो इनकम है, जो आय है, वो घटती चली जा रही है। तो वो कैसे इन सुविधाओं को पाने के लिए ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी कि NCERT, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, ASIR और ऑक्सफैम इंडिया के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 27% से 60% के बीच के जो छात्र हैं वो ऑनलाइन कक्षाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और उसमें कमी क्या है? क्योंकि वहाँ पर उपकरणों की कमी होती है, बच्चों के पास डेटा पैक नहीं होता है, अनलिमिटेड डेटा पैक को खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वहाँ पर गांव के एरिया में जो स्थिर कनेक्टिविटी है, इंटरनेट की जो सप्लाई है वो भी नहीं रहती। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और 10 मिनट के लिए भी अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उस स्टूडेंट को जो है कितना घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर इन सभी बातों का जिक्र किया गया है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कही गई है कि 2017 से 19 में किए गए सर्वेक्षणों में ये कहा गया है कि 25% भारतीय एकल कमरे में रहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ऑनलाइन क्लास करना है बच्चों को और वहां पर सिर्फ एक रूम है, एक कमरा है जहां पर 4 से 5 लोग रहते हैं, तो क्या वो बच्चा उस कमरे में बैठकर ऑनलाइन क्लास कर पाएगा? क्या वो अपना कंसंट्रेशन बना पाएगा, अपने लेसन को सीख पाएगा? इसकी भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो असमानताएं हैं हमारे देश में, उसके कारण अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की ओर जाते हैं तो हमें ये देखना होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, परिवार हैं जहां पर ये ऑनलाइन शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाएगी। इन सभी मुद्दों को यहाँ पर बहुत ही विस्तार से उठाया गया है। यहाँ पर इस एडिटोरियल में शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया है और कहा गया है कि किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य पर अपनी GDP का सिर्फ 1% खर्च करते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि जो आउट ऑफ पॉकेट जो खर्च है, देखिए आउट ऑफ पॉकेट जिसको हम OPP कह रहे हैं, उसका मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब ये होता है कि आप अपने कमाए हुए पैसे का कितना खर्च करते हैं सर्विसेज पर। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप आने जाने में खर्च करते हैं, आप स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं, उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। यानी कि अपना कमाया हुआ पैसे का कितना हिस्सा आप जो है इन सर्विसेज पर खर्च करते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि भारत में जो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा है वो हेल्थ पर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में उन्हें अपना जो है प्रीमियम भरना पड़ता है हर महीने। और ये जो प्रीमियम वो भर रहे हैं वो आपका आउट ऑफ पॉकेट क्या है? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। और यहाँ पर ये देखा गया कि भारत में लगभग 60% जो खर्चा है आउट ऑफ पॉकेट का, यानी कि अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उसमें से 60 रुपये आप क्या करते हैं? अपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करते हैं। और ये जो प्रतिशत है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इसको कंपेयर करें USA से, जो कि यहाँ पर किया गया है, उसमें बतलाया गया है कि USA जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादातर निजी हाथों में है, वहां पर भी लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट खर्चा है वो मात्र 10% का है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में इतना कम इनकम होने के बावजूद भी लोगों का यहाँ पर वो अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितना खर्च करते हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात कही जा रही है लेखक के द्वारा।
यहाँ पर कहा जा रहा है चूंकि सरकार जो है हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक नहीं कर रही है, सही तरीके से मैनेज नहीं करती है, तो यहाँ पर लोगों को खुद ही अपना खर्चा करना पड़ता है अगर उन्हें सही स्वास्थ्य सुविधा लेनी है तो। इस बात की यहाँ पर चर्चा की गई है और कहा गया कि सरकार को अपने एक्सपेंडिचर को यानी कि खर्च को बढ़ाना होगा जो वो स्वास्थ्य सुविधाओं पर करती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर में ये देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वैक्सीन की कमी हो गई है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं और सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, ऐप निकाल रही है। यहां पर डिजिटल सोल्यूशन दे करके सरकार ये सोचती है कि उसने अपना काम आसान कर दिया, उसने अपना काम कर दिया। यहां पर इस बात का जिक्र किया गया और कहा गया है कि सिर्फ ऐप बनाने से जो है इन सभी चीजों तक पहुंच है जो आम भारतीय नागरिकों की वो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐप चलाना नहीं आता है। और यहाँ पर जो है कोविन का जिक्र किया गया है। आप सभी जानते हैं कोविन वो वेबसाइट है जहां पर रजिस्टर करने के बाद आपको वैक्सीन मिलता है। और यहां पर कहा गया है कि गांव के एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंटरनेट चलाना नहीं आता, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो कोविन पर जाकर के रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कोविन जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से अंग्रेजी में बनाई गई है, जिसके कारण भी लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। तो एक तरीके से ये कहना कि सरकार के द्वारा एक ऐप बना दिया गया है जहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, वो एक तरीके से आंखों पर पर्दा डालने के समान है। और यहाँ पर इससे बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं, खास करके वो गरीब लोग जिनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं है, वो इंटरनेट की सुविधा नहीं लेते हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो ऐप चला सकें या फिर इंटरनेट पर बैठ कर के काम कर सकें, वो भारतीय अभी कोविन पर रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन तक ये सुविधा पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से सरकार को जो है इन सभी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। जो डिजिटल इनइक्वलिटी है वो देश में बढ़ती जा रही है, इस कारण से सरकार को ये समझना होगा कि बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं और उनको ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार को एक अलग माध्यम अपनाना होगा। यहाँ पर इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा ये समझाया जा रहा है किस तरीके से भारत सरकार डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रही है कोविड-19 में भी। और यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि इस डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोजेक्ट में सरकार लोगों का डेटा रख रही है, लोगों का जो हेल्थ का डेटा है उसे वो ले रही है। जैसे अगर आपको कोविन पर जाना है तो आपको अपना आधार आईडी से जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर भी सरकार डेटा ले रही है बहुत सारा आपका। ये अच्छी बात है। यहाँ पर कहा गया है कि फ्रांस और ताइवान में इस तरह का डेटा बनाया गया है जिससे कि आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो डॉक्टर्स को आसानी से पता चल जाती है। लेकिन भारत के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत में जो प्राइवेसी लॉ है वो बहुत ही सख्त नहीं है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अंतिम में क्या होगा कि ये सारे के सारे जो डेटाज हैं, सूचनाएं हैं, वो प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, इसका खतरा है यहाँ पर। और अगर वो प्राइवेट हाथों में चली गई, जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां में चली गई, तो वहां पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां क्या करेंगी, या तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए या तो वो आपको इंश्योरेंस नहीं देंगी या फिर जो प्रीमियम है उसको बढ़ा देंगी। तो इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही जा रही है वो ये है कि यहाँ पर समझना होगा कि हमारे देश में जो असमानताएं हैं उनके कारण कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पाए। जैसे ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर्स है, हॉस्पिटल्स में बेड की जानकारी है, ये उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जिनके पास जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन्स, इस तरह के साधन नहीं होते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है अ नेशनल हेल्थ सर्विस इन इंडिया। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में एक नेशनल हेल्थ सर्विस की जिक्र किया गया है, उस पर प्रकाश डाला गया है किस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है उसके कारण हमारे देश में जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखी जा रही है उसको लेकर के हमारे देश में अब एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है और इसी को लेकर के यहाँ पर बातें की गई हैं। यहाँ पर इस एडिटोरियल के शुरुआती भाग में ये बताया गया है किस तरीके से
कोविड-19 के कारण हमारे देश में जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी वो खोल करके रख दी है। यहाँ पर अगर आप पहला लाइन ही पढ़ेंगे एडिटोरियल का, जिसमें लिखा गया है कि व्हेन वी फॉल सिक वी डाई, इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि गांव में लोग ये कहते हैं कि अगर वो बीमार पड़ेंगे तो उनका मरना तय है, यानी कि उन्हें विश्वास नहीं है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उनकी रक्षा कर पाएंगे। तो एक तरीके से जो हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाओं में कमियां हैं उसको उजागर कर दिया है इस कोविड-19 के लॉकडाउन ने। और यहाँ पर जो संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ा है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जो एक ऊहापोह की स्थिति बन गई है, हर जगह बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी देखी जा रही है, वो इस तरफ इशारा करता है कि हमने जो है पिछले सालों में अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत ही कम खर्च किया है और लोगों ने जो है इस पर बातें भी बहुत ही कम की हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि इस कोविड-19 के दौर में कुछ सरकारों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ पर कर्नाटका सरकार का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने 75% जो बेड हैं वो रिजर्व रखें कोविड-19 के पेशेंट के लिए और इनके इलाज का सारा खर्चा जो है कर्नाटका की सरकार देगी। यहाँ पर रेलवे के द्वारा चलाया गया जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है उसकी चर्चा की गई है। यहाँ पर हमारी सेना के द्वारा जो मदद की जा रही है कोविड-19 की लड़ाई में उसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सभी अपने अपने प्रकार से जो है मदद करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया है, जिन्होंने सुओ मोटो यानी कि खुद से इस महामारी पर फैसला लिया और कहा कि यहाँ पर नेशनल प्लान बनेगा डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन को लेकर के, यानी कि ऑक्सीजन की डिलीवरी को लेकर के एक नेशनल प्लान बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है उसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है, यहाँ पर कहा गया है किस तरीके से हमारे देश में सरकारें जो हैं स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत ही कम खर्च करती है। जैसा हमने पहले भी चर्चा किया कि भारत जो है अपनी जीडीपी का सिर्फ 1% खर्चा करता है और अगर देखा जाए तो हमारे जो गांव का जो एरिया है, रूरल एरिया में यहाँ पर डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो 1:40,000 तक पहुँच जाता है, यानी कि हर 40,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। तो ये एक तरीके से बहुत ही खराब स्थिति है, जिसमें ये कहा गया है कि इस स्थिति के जिम्मेवार कहीं हम भी हैं, क्योंकि हमने कभी भी जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सरकार से चर्चा नहीं की, सरकार पर दबाव नहीं बनाया। हमने जो है कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों जो है सरकारी हॉस्पिटल्स में जो है सुविधाएं कम हैं। हमारे पास जब पैसा होता है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन जब कोविड-19 में जब इसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत लोगों तक पहुंचा, तो सभी ये जान गए कि सरकारी सुविधाएं जो है स्वास्थ्य की अगर वो ठीक नहीं होंगी तो यहाँ पर बहुत लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है किस तरीके से हर भारतीय अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है मेडिकल एक्सपेंस यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने में खर्च कर देता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि लैंसेट पत्रिका में ये एक बात भी छपी है कि भारत में एयर पोल्यूशन से लगभग 1.7 मिलियन लोगों का मृत्यु हो जाता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन से भारत में लगभग 95 बिलियन का नुकसान होता है, जो कि हमारी जीडीपी का 3% के बराबर है। यानी कि हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफ़ी कम हैं और बहुत ही बुरी स्थिति में है। और इसी के बाद लेखक ने कहा है कि अब हमारे देश में एक नेशनल हेल्थ सर्विस की ज़रूरत है। यहाँ पर यह कहा गया कि भले हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन 1946 में ही एक सिविल सर्वेंट जिनका नाम सर जोसेफ वोरे था, उन्होंने उस समय के ब्रिटिश सरकार के सामने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी कि NSH, जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं नेशनल हेल्थ सर्विस, का एक व्यापक रूप बना करके प्रस्ताव पेश किया था। एक विस्तृत प्रस्ताव उन्होंने पेश किया वहां पर, और उस समय ब्रिटेन में भी एक ऐसा ही प्रस्ताव वहां की पार्लियामेंट में लाया गया था, यानी कि वहां पर नेशनल हेल्थ सर्विस की शुरुआत करने के लिए अनुमति के रूप में वहां पर पार्लियामेंट में एक ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था, जिसे वहां पर आगे चल करके पास कर दिया गया। और यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये जो नेशनल हेल्थ सर्विस है ब्रिटेन के
स्वास्थ्य सुविधाओं को उसने बहुत ही आगे बढ़ा दिया है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरीके से ब्रिटेन में जब स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ी तो वहां पर यह देखा गया कि किस तरीके से हम पूरे लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से पहुंचा सकें। और वहां पर उनका जो नेशनल हेल्थ सर्विस जो मिशन है वो बहुत ही काम आया। आज के टाइम में अगर हम देखा जाए तो ब्रिटेन में लोगों तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही आसानी से पहुंचती हैं इस सर्विस के द्वारा। यहाँ पर डॉक्टरों की ट्रेनिंग, मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग, रिसर्च, उस पर बल दिया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से ये जो सर्विस दिया जा रहा है नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत, यहाँ पर ये सारा का सारा खर्चा ब्रिटेन के टैक्स पेयर का है, यानी कि जो टैक्स का पैसा है उसी का इस्तेमाल सरकार करती है इन सर्विसेज को देने के लिए। हमारे देश में भी हम टैक्स देते हैं, लेकिन सरकारें जो हैं हमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देती हैं, या फिर अगर देती भी हैं तो वो उस प्रकार का नहीं होता है जिससे कि हमारी जान बचाई जा सके। यहाँ पर यह कहा गया है कि यहाँ पर अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करा रहे हैं तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विस के तहत आपका सारा खर्चा जो है दिया जाता है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लोगों का जो खर्च है स्वास्थ्य सुविधाओं पर ब्रिटेन में वो बहुत ही कम हो चुका है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वहाँ पर 1.1 मिलियन स्टाफ हैं और वो यूके का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी कि नौकरी देने वाला एक सर्विस है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो करंट बजट है नेशनल हेल्थ सर्विस का वो 7.6% ऑफ जीडीपी के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि भारत में सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी का खर्च हम लोग करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं पर, और यहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विस जो चलती है ब्रिटेन में उसका जो बजट है वो लगभग 7.6% जीडीपी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर कितना ज़्यादा खर्च कर रही है। और ऐसे ही एक सर्विस का यहाँ पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ऐसा ही एक सर्विस भारत में भी अब शुरू करने का समय आ गया है। जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण बहुत लोगों तक फैला और जिस तरीके से हमारे देश में मेडिकल सुविधाओं की, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी देखी गई है, उससे अब ये समझ में आ गया है कि अब भारत के लोगों को भी एक नेशनल हेल्थ सर्विस की जरूरत है और यहाँ की सरकार को भी अब एक ऐसे ही सुविधा या फिर एक ऐसा ही सर्विस लेकर के आना चाहिए भारत के लोगों के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है इस एडिटोरियल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमें भी अपने देश में अब स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है बहुत ही बेहतर करना होगा। पहले के दिनों में लोग इस पर चर्चा नहीं करते थे क्योंकि ऐसा समय उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन अब सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको जो है बढ़ाया जाए। आइए अब एक और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आज के पेपर के पेज नंबर 7 पे एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है वैक्सीन एस्क्रिमिसेस। यहाँ पर सबसे पहले इस एडिटोरियल में यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया एक बयान का चर्चा किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे कोविड-19 के टीके के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसके आईपीआर पर छूट का समर्थन करेंगे। यहाँ पर आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार। आप सभी जानते हैं कि अगर किसी कंपनी ने वैक्सीन को बनाया है तो उसका जो आईपीआर है वो उसके पास होता है, यानी कि दूसरी कंपनियां जो है बिना उसके अनुमति का उस वैक्सीन को उत्पादन नहीं कर सकती, जिसे हम आईपीआर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया जो है अभी कोविड-19 से जूझ रही है। भारत में भी स्थिति खराब हो चुका है और यहाँ पर पूरी दुनिया के लोगों तक वैक्सीन का जो पहुंच है उसको बढ़ाना होगा, बहुत ही तेजी से लोगों तक वैक्सीन लगाना होगा। तो यहाँ पर इसी को देखते हुए ये चर्चा जारी है। यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो चर्चा है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा शुरू की गई थी। पिछले साल भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में इस पर चर्चा की थी और कहा था कि टीके के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसके आईपीआर में छूट मिलना चाहिए। यानी कि ये चर्चा है वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा शुरू किया गया था और आगे चल करके जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था, जब वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो वहाँ पर जो बाइडेन के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था और उनके द्वारा कहा गया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं
तो वो इस पर सकारात्मक रुख अपनाएंगे। और इसी को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि कोविड-19 के जो टीके हैं, जो वैक्सीन है, उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उसमें जो आईपीआर है उसमें कुछ समय के लिए छूट दे दी जाए। अब यहाँ पर इस बात की चर्चा बहुत ही जोर पकड़ ली है। यहाँ पर यह भी कहा गया है किस तरीके से यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से उन्होंने आईपीआर में जो छूट देने की बातें चल रही है उसका विरोध किया है। लेकिन इस एडिटोरियल के अंतिम भाग में सबसे इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि सिर्फ आईपीआर में छूट देने से ही हम वैक्सीन का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम आईपीआर में छूट दे भी देते हैं तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास साधन तो हैं लेकिन उनके पास वैक्सीन बनाने का अनुभव नहीं है। तो यहाँ पर 3 प्रमुख बातें कही गई हैं लेखक के द्वारा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ आईपीआर में छूट से हम टीकों का जो उत्पादन है, वैक्सीन का उत्पादन है, उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर इन देशों को आईपीआर में छूट के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना होगा ताकि जो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो इसका उत्पादन सही तरीके से कर पाएं। यहाँ पर रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल इनके उत्पादन में लगता है उसकी सप्लाई को सुनिश्चित करना होगा। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि यहाँ पर ये सुनिश्चित करना होगा कि जो कंपनियों के द्वारा ये वैक्सीन बनाई जाएंगी वे अपनी इफिशियंसी को प्रूव करें। ये नहीं कि आपने वैक्सीन बना दी लेकिन वो अपने एफिशिएंसी से कम हो, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। और तीसरा बात उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है और सप्लाई चेन है वैक्सीन का, मान लीजिए आईपीआर में छूट दे दी गई, बहुत सारे जो देश के फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उन्होंने वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया, तो यहाँ पर देखना ये होगा कि जो उसका सप्लाई है वो दुनिया में सही तरीके से हो सके। ऐसा नहीं है कि जो विकसित देश हैं वो सबसे पहले सप्लाई को अपने तरफ मोड़ लें, यानी कि अपनी जनता के लिए रख लें और बचे हुए सप्लाई को जो है दुनिया के और देशों में भेजें। तो इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। ये सुनिश्चित करना होगा कि जो उत्पादन बढ़ेगा वैक्सीन का तो सभी देशों को बराबर मात्रा में ये दिया जाए। तो इस बात की यहाँ पर चर्चा की गई है और कहा गया है आईपीआर में छूट है वो एक तरीके से पूरी दुनिया में वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ा सकता है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है डब्ल्यूटीओ में। आइए अब एक और एडिटोरियल की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है द इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। यहाँ पर इस एडिटोरियल में ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हमारे देश में जो लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है उसका प्रभाव जो है अब देखने को मिला है और उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा है। सभी जानते हैं कि इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाए, यानी कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है कि जिससे हम कोविड-19 को ख़त्म कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। हमारे देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया और यहाँ पर धीरे धीरे करके 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई। इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है पहले भाग में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह कही गई है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाया गया क्या उनकी सुरक्षा हो पाई उस वैक्सीन से, उसका यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। यहाँ पर 2 डेटा दिया गया है और बहुत ही छोटा सर्वे है। चेन्नई और तमिलनाडु राज्य का जो एक सर्वे यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से वहाँ पर जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई, खास करके जो 60 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं जिनको सबसे पहले ड्राइव में जो है वैक्सीन लगी थी, उनमें जो है इन्फेक्शन का रेट जो है वो बहुत ही कम हो गया है। और 18 साल से 40 साल तक के जो उम्र के लोग हैं जिन्हें बाद में वैक्सीनेशन दिया गया, उनमें अब देखने को मिल रहा है कि उनमें जो इन्फेक्शन का रेट है वो बढ़ गया है। यहाँ पर जो है आपको 2 डेटा दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसमें समझाया गया है कि किस तरीके से 1/3/2021 यानी कि 1 मार्च के बाद अगर आप देखोगे तो जो ब्लू लाइन है जो कि बता रहा है कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें जो इन्फेक्शन का रेट है वो गिरा है। आप देख सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप 60 साल से नीचे व्यक्तियों को देखेंगे तो यहाँ पर इन्फेक्शन का रेट जो रेड लाइन में है उसमें देखेंगे आप कि वो बढ़ा है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि ओवरऑल जो इन्फेक्शन है जो कि ग्रीन लाइन से दिखाया गया है उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन जितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि जो 60 साल से
ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने वैक्सीन ले लिया था, उनमें जो है इन्फेक्शन का रेट घटा है। और यहाँ पर 18 साल से 40 साल के जो लोग हैं जिन्हें बाद में वैक्सीन दिया जाना है, वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्फेक्शन रेट बढ़ा है। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे यहाँ पे हुआ है उसका जो असर है अब दिखने लगा है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा था, उसके बाद 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन दिया जाने लगा, और 1 मई से हमने देखा कि हमारे देश में अब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पर जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है और जिस ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा वैक्सीन लिया है वहाँ पर इन्फेक्शन का रेट कम हुआ है, और जिसे कि मैंने आपको ग्राफ के रूप में यहाँ पर समझाया है। ये डेटा दिया गया है कि तमिलनाडु में 60 वर्ष से अधिक आयु के केवल 16% और 60 वर्ष से कम आयु के 4% लोगों का टीकाकरण हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि 60 वर्षों से अधिक उम्र में जो इन्फेक्शन का रेट है उसमें 7% की कमी आई है, और ये परिणाम टीकाकरण का एक सकारात्मक प्रभाव है। और इसीलिए ये बात कहा जा रहा है कि हमें बहुत ही तेजी से टीकाकरण करना होगा अगर हमें इस बीमारी से निजात पाना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। आइए अब कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 8 में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है 3 नेवल शिप्स ब्रिंग इन मेडिकल सप्लाई। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हमारे देश में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू कर दिया गया है, और इस ऑपरेशन के तहत इंडियन नेवी के 9 शिप्स को डिप्लॉय किया गया है दुनिया के अलग अलग देशों में, जहां से भी हमें सहायता मिल सकती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना का जो दूसरा लहर है वो बहुत ही व्यापक है, और उसको देखते हुए दुनिया के सारे देश, चाहे वो सिंगापुर हो, दुबई हो, थाईलैंड हो, यूनाइटेड किंगडम हो, यूएसए हो, रसिया हो, या फिर हमारे पड़ोसी देश हों, वो सारे के सारे भारत को इम्पोर्टेंट जो मेडिकल सप्लाई है वो करना चाहते हैं, जिससे यहाँ पर लोगों की जान बचाई जा सके। और उसी को लाने के लिए यहाँ पर इंडियन नेवी के 9 शिप्स को भेजा गया है, और उसमें से जो 3 नेवल शिप हैं वो वापस आ गए हैं इन सामग्री को लेकर के। उसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से दुनिया का हर देश इस मुश्किल घड़ी में भारत को हर संभव मदद का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर इंडियन नेवी का आईएनएस त्रिखंड, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस एरावत, ये 3 पहले शिप हैं जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी जरूरी सामान की सप्लाई लेकर के यहाँ पर आए हैं। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 1 और 8 में एक न्यूज़ आया है जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई मई में, और कहा गया कि यहाँ पर इसके तहत 40 लाख टन से ज़्यादा जो फूड ग्रेन्स हैं वो हमारे देश के 80 करोड़ लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। और यहाँ पर ये न्यूज़ आया है कि शुरुआती 10 दिनों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2.03 करोड़ लोगों को लगभग 1 लाख टन फूड ग्रेन्स की सप्लाई की जा चुकी है। यहाँ पर यह जानना आपको जरूरी होगा कि देश में 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिन्होंने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये सप्लाई, ये फूड्स को जो है बांटना शुरू कर दिया है। और बाकी के जो स्टेट हैं उन्होंने भी अपना जो कोटा है उसे उठाना शुरू कर दिया है। जल्दी ही देश के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इस योजना के तहत लोगों को फ्री में अनाज दिया जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली जाती है, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, उन तक फ्री में जो है ये अन्न पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। भूखमरी से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है इसी की चर्चा पेज नंबर 8 में भी की गई है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स का मुद्दा खुद से उठाया है, और वहाँ पर कुछ एनजीओज जिन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट वर्कर हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में काम करने गए हैं, और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम धंधा बंद हो गया है, और वे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें जो है ये राशन कैसे मिल पाएगा, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जिस तरीके से पहले लॉकडाउन में
वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी फ्री में फूड ग्रेन्स अनाज दिया गया था। उसी तरीके से सरकार को फिर से ऐसा करना चाहिए और वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलना चाहिए। आइए अब आज के समाचार पत्र पर आधारित कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्न देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा और स्वास्थ्य में तकनीकी परिवर्तन असमानताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कथन के आलोक में डिजिटल दुनिया में बढ़ती असमानता का मूल्यांकन करें। जैसा कि हमने पहले एडिटोरियल में बात की कि जिस तरीके से हमारे देश में लॉकडाउन की वजह से शिक्षा को नुकसान हुआ है, उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वो सुविधा नहीं है जिससे वो ऑनलाइन क्लास कर सके। तो यहाँ पर जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो सबसे पहले भूमिका में आप ये बताएंगे कि किस तरीके से कोविड-19 की वजह से भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है, उसका आप यहाँ पर जिक्र करेंगे। और उसके बाद मुख्य भाग में आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो डेटा मैंने आपको दिया था, कितने प्रतिशत लोगों के पास ऑनलाइन क्लास करने की सुविधाएं हैं, कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, उन सभी डेटा को यहाँ पर आप देते हुए जो कमियां हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, आप उसका यहाँ पर जिक्र करेंगे। और तब जाकर के आप यहाँ पर समझा सकते हैं कि किस तरीके से जो असमानताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं इस तकनीकी परिवर्तन के कारण। और डिजिटल दुनिया में जो असमानताएं हैं उसके कारण बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक जो सही सर्विस है वो पहुंच नहीं पा रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर इसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। आइए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या भारत में ब्रिटिश मॉडल के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जैसी योजना को शुरू करने का समय आ गया है? चर्चा करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरे एडिटोरियल में हमने चर्चा की है इसके ऊपर और हमने ये कहा है कि किस तरीके से हमारे देश में जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, चरमरा चुकी है। तो जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में आप इस बात का जिक्र करेंगे किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उनकी जो है कमियां यहाँ पर उजागर हुई हैं कोविड-19 की दूसरी लहर में। और मुख्य भाग में आप ब्रिटेन का जो सर्विस दिया जा रहा है, वहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विस है, उसका जिक्र करेंगे। किस तरीके से वहाँ के लोगों की जान बचाई गई इस सर्विस के कारण, किस तरीके से वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देती है, कितना खर्च करती है, इन सभी का आप जिक्र करेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने तथ्यों को रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये अंक पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।